सबको पता भी हो कि क्या चीज़ हम करने जा रहे हैं। हम आज जो है वो ग्राम-श्मिट प्रोसेस के थ्रू जो है वो वेक्टर्स को, लेट सपोज आपके पास कुछ वेक्टर्स हैं जो कि बेसिस वेक्टर्स हैं किसी वेक्टर स्पेस के, उनको हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऑर्थोगोनलाइज, ठीक है, या और फिर आप उसको ऑर्थोगोनल से फिर आप एक स्टेप आगे चले जाएँ तो ऑर्थोनॉर्मल सेट हम जो है वो बनाएंगे। मीन्स कि हमारा आज का जो टारगेट है फर्स्ट वो ये है कि आप के पास लेट से कोई एक वेक्टर स्पेस वी है, ओके, वी इज़ अ वेक्टर स्पेस ओवर सम फील्ड एफ, राइट। सो आपके पास कोई एक सेट है लेट से बीटा, वो सेट है u1 u2 u3 डॉट 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 un, और ये भी आपके पास n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है। तो इसके आपके पास जो बेसिस वेक्टर्स होंगे वो n आपके पास जो है वो बेसिस वेक्टर्स होंगे। ये बात आप सबको पता है कि R3 के 3 बेसिस वेक्टर्स होते हैं, उसकी डायमेंशन 3 है, 3 बेसिस वेक्टर्स हैं, R3 पूरा जो है वो 3 वेक्टर से स्पैन होता है। तो हमें अगर कोई बेसिस वेक्टर्स मिल जाएँ, लेट सपोज कोई से भी वो हों, और उनके बिटवीन आप जो है वो ये चीज़ जो है वो इन वेक्टर्स को आपको क्या करना है, ऑर्थोगोनल बनाना है, ठीक है ना। मींस के ऑर्थोगोनल बनाना है मतलब वो भी बेसिस वेक्टर्स ही कहलाएंगे, लेकिन फिर आपके पास वो जो होंगे वो ऑर्थोगोनल और ऑर्थोनॉर्मल होंगे। उससे फ़ायदा आपके पास ये होगा कि आपके पास जो कैलकुलेशंस जो होंगी वो करना थोड़ी सी ईजी हो जाती है, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग आपके पास आप इन वेक्टर्स को u1 u2 u3 अप टिल un, इनको आप क्या बनाएंगे, ऑर्थोगोनल। मीन्स के u1 और u2 का जब आप इनर प्रोडक्ट लोगे तो वो ज़ीरो होगा। सेम u1 का किसी के साथ भी आप इनर प्रोडक्ट ले लेंगे तो वो ज़ीरो आएगा। सेम u2 का किसी भी आपके साथ आप जो इनर प्रोडक्ट लेंगे तो इसका मतलब ये होता है कि ऑर्थोगोनल है, ठीक है। और दूसरा ऑर्थोनॉर्मल आपके पास जो टर्मिनोलॉजी है वो ये है कि अगर ये सारे वेक्टर्स यूनिट वेक्टर हों, ओके, ये सारे वेक्टर्स अगर यूनिट वेक्टर हों तो फिर आप बोलते हैं कि वो ऑर्थोनॉर्मल है, मतलब ऑर्थोगोनल भी हैं और साथ में उनकी लेंथ भी 1 है, तो ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स, ऑर्थोनॉर्मल। तो हम ये काम करने जा रहे हैं आज कि हम पहले जो है वो वेक्टर्स को ऑर्थोनॉर्मलाइजेशन जो है वो करेंगे। तो आपके पास जो बहुत बेसिक से आपके पास स्टेप्स हैं, ठीक है ना, ग्राम-श्मिट प्रोसेस के। पहला आपके पास स्टेप क्या है कि आपके पास लेट से ये बेसिस कुछ दी हुई हैं v1 से u1 से लेके ur तक, इनटू एन ऑर्थोगोनल बेसिस। हम इनको जो है वो ऑर्थोगोनल बेसिस में कन्वर्ट करेंगे v1 से vr, ठीक है ना। हमें जो करना है परफॉर्म कंप्यूटेशन वो किस तरह से करनी है, पहले इस एल्गोरिथम को समझ लें। एल्गोरिथम बोलता है भाई सिंपल से आपके पास के फर्स्ट आपके पास जो u1 वेक्टर होगा उसको आप v1 के बराबर सपोज कर लें कि वो आपके पास फिक्स कर दिया आपने। दैन फिर आपने v2 आपके पास जो होगा वो बेसिकली आपके पास होगी u2 की v1 पे प्रोजेक्शन, और उसमें से आप u2 क्या कर दोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे u2 में से वो जो आपके पास पूरी प्रोजेक्शन आ रही होगी उसको। सेम आपके पास v3 के लिए जो होगा, अब ऑब्वियसली v3 आपके पास जो है वो u2 और u1 मतलब v2 और v1 दोनों के आपके पास ऑर्थोगोनल होना है और ऑर्थोनॉर्मल भी होना है। दैट मीन्स कि फिर आप जो है वो ये दो आपके पास कंपोनेंट्स कंप्यूट करके v1 से v2 से मल्टीप्लाई करने के बाद u3 में से सब्ट्रैक्ट करवा देंगे। तो इस तरह से आपके पास ये एल्गोरिथम चलता है। अगर आपके पास ये स्टेप लिखा जाए v4 के लिए, लेट से अगर आपको बस v4 भी आपको कंप्यूट करना हो तो ये सिंपल क्या हो जाएगा, सॉरी v5, तो ये आपके पास हो जाएगा सिंपली कि देखें u1 u2 u3 u4 है, सो ये दिस शुड बी u5 माइनस, और ये आपके पास सारे कंपोनेंट्स यहाँ पे आएंगे और एक आपके पास कंपोनेंट और आएगा, कौन सा वाला आएगा, u4 के u5 वाला, ठीक है ना। कि ये आपके पास u4 है, यहाँ पे u4 है, यहाँ पे u4 है, इन सबको आप u जो है वो 5 से रिप्लेस करोगे और आपके पास v1 v2 v3 और v4 वाला कंपोनेंट आपके पास एक और यहाँ पे ऐड होगा। तो इस तरह से आपके पास ये एल्गोरिथम वर्क करता है। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ डिफरेंट टाइप की एग्जांपल्स हैं, उन एग्जांपल्स को आपको जो है वो करना है एटलीस्ट। तो सबसे पहले एग्जांपल वही आपके पास बहुत ट्रिवियल सा वेक्टर स्पेस है R3 आपके पास जो है वो एक एज एन यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट स्पेस, ठीक है ना। इन्होंने बोल दिया कि भाई R3 आपके पास जो है वो इनर प्रोडक्ट स्पेस है विच इज़ ऑल्सो अ वेक्टर स्पेस। उसके बेसिस वेक्टर्स आपको दिए हुए विच इज़ u1 u2 एंड u3, राइट। तो u1 आपके पास जो वेक्टर है दिस इज़ नथिंग बट 1 1 1, u2 आपके पास जो वेक्टर है वो आपके पास क्या है 0 1 1, और u3 आपके पास जो वेक्टर है वो है 0 0 1। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये देखें आपके पास ये वेक्टर्स जो है वो ऑर्थोगोनल नहीं है,
और ना इनकी लेंथ आपके पास यूनिट है। सिर्फ u3 आपके पास जो वेक्टर है इसकी लेंथ जो है वो 1 है। लेकिन आपस में अगर इनका आप डॉट प्रोडक्ट लेंगे, दैट से u1 u2 का आप इनर प्रोडक्ट अगर लेते हो तो इनर प्रोडक्ट इस केस में क्या होगा आपके पास कि जो सिंपल वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट होता है। ओके, तो दिस इज़ 1 टाइम्स 0 प्लस 1 टाइम्स 1 1 1 प्लस 1 दिस इज़ 2। तो आपके पास इनर प्रोडक्ट क्या आ रहा है इसका 2 आ रहा है u1 और u2 का अगर आप ले लो। बेसिकली नोशन इसकी इस तरह से होती है कि u1 ट्रांस u1 u2 ट्रांसपोज इस तरह से। तो u1 आपके पास क्या है 1 1 1 द रॉ वेक्टर, u2 का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा 0 1 एंड 1। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे सो दिस रॉ आपके पास ये रॉ पूरी इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। सो आपके पास क्या हो जाएगा 1 टाइम्स 0 इज़ 0 प्लस 1 टाइम्स 1 इज़ 1 प्लस 1 दैट इज़ इक्वल्स टू 2। तो ऐसे मैंने यहाँ पे जो चीज़ कंप्यूट की है ये वाली u1 और u2। ओके, ऐसे डिफाइन होता है इनके बिटवीन इनर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट बोल सकते हैं इसको आप। डॉट प्रोडक्ट इज़ अ स्पेशल केस ऑफ इनर प्रोडक्ट, राइट। आपके पास एक इनर प्रोडक्ट आपके पास जनरल टर्म है और उसके अंदर आपके पास जो है वो डॉट प्रोडक्ट की वेक्टर्स के लिए जो है वो नाम दिया जाता है। आपने ऑलरेडी ये चीज़ की हुई होगी डॉट प्रोडक्ट के नाम से। तो देखिए आपके पास इनकी जो है वो ये ऑर्थोगोनल नहीं है। तो आप इसको बनाएंगे कैसे बनाएंगे भाई, आप ये सारे रूल्स फॉलो करें जो स्टेप्स लिखे हुए हैं एल्गोरिथम के अंदर कि v1 आपके पास क्या हो जाएगा भाई u1 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे यही करते हैं भाई v1 इज इक्वल्स टू u1। ओके, सीधा सीधा आपने यहाँ पे लिख दिया। v2 आपके पास क्या होगा ज़रा देखें, v2 आपके पास क्या होगा u2 में से आपको माइनस करना है क्या ये चीज़ पूरी। तो u2 में से आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे भाई क्या चीज़, ये आपके पास है डॉट प्रोडक्ट और इनर प्रोडक्ट u2 का v1 के साथ, ठीक है, u2 का v1 के साथ डिवाइडेड बाय नॉर्म ऑफ, मतलब लेंथ आपके पास यहाँ पे कंप्यूट करनी है, नॉर्म ऑफ नॉर्म स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू द लेंथ ऑफ द वेक्टर v1 की। सो v1 नॉर्म्ड स्क्वायर टाइम्स दिस वेक्टर, ठीक है। अब ज़रा कंप्यूट करेंगे तो v2 आपके पास क्या हो जाएगा, u2 आपके पास वेक्टर क्या है 0 1 1, u2 और v1 का आपके पास इनर प्रोडक्ट v1 इज़ बेसिकली अगेन u1। तो ये आपके पास v1 जो है वो यही है आपके पास 1 1 एंड 1, ठीक है। अब आप करेंगे क्या, इनका डॉट प्रोडक्ट वो आप ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हो कि v1 और u2 दिस इज़ अगेन v1 हमने इसको मार्क किया है और u2 इनका डॉट प्रोडक्ट ले चुके हैं विच इज़ इक्वल्स टू 2। ओके, डिवाइडेड बाय नॉर्म ऑफ v1 दैट मीन्स इसका नॉर्म, इसकी लेंथ आपके पास क्या बन जाएगी रूट ऑफ ये जो चीज़ आपके पास होती है ये इसके बराबर है कि 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर एंड दैट इज़ नथिंग बट रूट 3। तो आपके पास आ जाएगा रूट 3। व्हाट इज़ v1, v1 इज़ अगेन 1 1 1 और ये सब्ट्रैक्ट होगा। तो v2 आपके पास जो बनेगा वो बन जाएगा फाइनली भाई -2 ओवर रूट 3 एंड 1 -2 ओवर रूट 3 विल बी। सो इसको सॉल्व करना पड़ेगा हमें यहाँ पर, एक मिनट दीजिएगा ज़रा मुझे, मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ। सो 1 -2 ओवर रूट 3, तो ये कुछ बन रहा है आपके पास, क्या बन रहा है बताना, ये कंपोनेंट 1 माइनस दिस थिंग √3 -2 ओवर √3। हाँ लेकिन ये कुछ थोड़ा अच्छा भी आ सकता है, ये बड़ा अजीब सा आ रहा है लेकिन बहरहाल ये कंसिडर किया जाएगा यहाँ पे। हाँ चलिए ठीक है, ये लिख लेते हैं कंपोनेंट इसका। लेकिन मैंने अच्छी एग्जाम्पल दी थी, इस तरह से आना नहीं चाहिए था। चलिए ठीक है, कोई मसला नहीं, अगर आ रहा है तो मैं चेक भी कर लूँगा। सो दिस इज़ 3 -2 √3 ओवर 3 और ये भी सेम आपके पास ये चीज़ बनेगी 3 माइनस सेम ही आएगा √3 ओवर, सॉरी हाँ ये आएगा शायद इसका भी, हाँ ये आना चाहिए। सो ये आपके पास v2 वेक्टर बन गया। इसी तरह से आपके पास जो है वो v3 जो वेक्टर होगा वो ज़रा मुझे कंप्यूट करके बताएं क्या आ रहा है, जब तक मैं ये वेरीफाई भी कर लूँगी ये ठीक है या फिर इसमें कोई मसला है। ओके, आप v3 निकालें ज़रा। जी यहाँ पे एक मिस्टेक है, इसको ज़रा सही कर लें, मैंने यहाँ पे ये चीज़ ही गलत लिखी है। ये जो चीज़ है बेसिकली ये होती है नॉर्म है। सो v1 नॉर्म इज़ बेसिकली इक्वल्स टू रूट ऑफ
1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो जब इसका स्क्वायर लेंगे नॉर्म का तो दिस शुड बी इक्वल्स टू 3। तो ये हमने नॉर्म कंप्यूट किया है, नॉर्म का स्क्वायर कंप्यूट नहीं किया, सो दिस शुड बी 3। मैं यही बोल रहा था कि मैंने तो बड़ी अच्छी सी एग्जांपल ली है, इसमें ये क्या मसला आ रहा है। ये आपके पास हो जाएगा 0 माइनस 2/3, दैट इज़ माइनस 2/3, and that is again 1 minus 2/3 will be 3 minus 2/3, that is equals to 1/3। और ये भी आपके पास क्या हो जाएगा 1/3। तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ये जो चीज़ थी ना, ये जो ये लिखा हुआ है v1 नॉर्म का स्क्वायर, दैट इज़ रूट, फिर उसका स्क्वायर आप लगाएंगे। मतलब v1 जो नॉर्म होता है वो बेसिकली होता है, लेंथ होती है वो सिर्फ ये 1 स्क्वायर प्लस जो अभी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, जो भी आपके पास कंपोनेंट्स होंगे जिसका आपके पास स्क्वायर, और फिर आप होल रूट जो है वो कंप्यूट करते हो यहाँ पे। तो ये हुआ आपके पास v2। अब v3 के लिए आपके पास करना क्या है आपको भाई, v3 के लिए आपके पास जो चीज़ है वो ज़रा देख लें कि क्या बनाना है। v3 ऐसे कंप्यूट किया जाएगा, ये जो चीज़ लिखी हुई है यहाँ पे v3 इज़ नथिंग बट दिस थिंग, ये v3 है कि v3 आपके पास जो होगा u3 माइनस दिस थिंग एंड दिस थिंग। ओके, तो इसको पूरा उठा के फॉर्मूले को हम वहाँ पे रखते हैं। इस तरह से हम जो है वो ये चीज़ कंप्यूट कर सकेंगे। सो v3 आपके पास बेसिकली हो जाएगा किसके इक्वल, u3। सो व्हाट इज़ u3? u3 इज़ दिस वेक्टर 0 0 1। ओके, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 0 0 1। अभी हमें जो है वो कंपोनेंट्स कंप्यूट करके यहाँ पे वेक्टर फॉर्म बना के वेक्टर से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लाके हम सबट्रैक्ट करवा देते हैं। सो u3 डॉट प्रोडक्ट विथ v1, सो u3 0 0 1 एंड दिस इज़ 1 1 1। सो डॉट प्रोडक्ट का क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। u3 और v1 का आपके पास जो इनर प्रोडक्ट आ गया वो 1 आ गया, और u3 और v2 का आपके पास इनर प्रोडक्ट क्या आएगा आपके पास, v2 इज़ दिस वाला वेक्टर ये, और u3 आपके पास वही है 0 0 1 जो ऊपर आपके पास ये वेक्टर्स दिए हुए थे इनिशियली ये। सो 0 0 1 का आपके पास ये आएगा 1/3। ओके, ये आपके पास आ गए। नाउ वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ v1। v1 की लेंथ हमने ऑलरेडी फाइंड की हुई है, दिस इज़ लेंथ स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू 3। सो ये आपके पास जो है वो 3 है चीज़, तो यहाँ पे लिख देंगे -1/3 टाइम्स v1। व्हाट इज़ v1? That is 1 1 1, and then minus this dot product is 1/3 divided by, और v2 की आपके पास जो लेंथ है इसकी लेंथ कंप्यूट करेंगे तो इसकी लेंथ क्या होगी आपके पास, 1 ही होगी, क्योंकि ये आपके पास लेंथ का स्क्वायर कंप्यूट करना है, तो हाँ तो उसका स्क्वायर 1 ही होगा। सो दैट मैं इज, बताऊं, हाँ बताएं क्या है इसकी लेंथ। इसकी लेंथ है √6/9, आए और जब हम इसका स्क्वायर लेंगे तो फिर वो 6/9 आ जाएगा। क्या हो गया, 2/3 इसकी स्क्वायर के लेंथ, बाद बता रही हूँ, फाइनल बता रही हूँ आंसर इसकी स्क्वायर लेंथ करके। आपके पास क्या आ रही है, एक मिनट रुके ज़रा चेक कर लेते हैं। सो √6/3 so that is 9/6, 2/3 यही आएगी। हाँ, इसकी लेंथ तो यही आ रही है, लेकिन जब हम इसका स्क्वायर लेंगे अंडर रूट के साथ आ रही है ना, √2/3 आ रहा है। हाँ तो 2/3 आएगा ना। हाँ, तो 2/3 आएगा, यही बोल रही थी मैं। अच्छा, मुझे कुछ और लगा। तो अब करना क्या है आपको कि आपके पास जो यहाँ पे वेक्टर आएगा कौन सा आएगा भाई, v2, यही वाला 3, 1/3 एंड 1/3। इसको सिंप्लीफाई करें ज़रा, v3 बताएं मुझे क्या आ रहा है। v3 क्या वेक्टर बनेगा, -1/2 एंड 1/2, यही बन रहा है। अच्छा सलमान भाई, यहाँ पे एक मिस्टेक है। कहाँ पे? u3 और v1 का जो इनर प्रोडक्ट है वो 1 के बराबर है।
आपने -1/3 लिखा है। u3 और v1 का। जी जी। हाँ तो ये नीचे क्या है, ये v1 की वो भी तो है ना, नॉर्म स्क्वायर। अ, ये सिर्फ इनर इससे थोड़ी मल्टीप्लाई करना होता है सिर्फ, ये डिवाइड भी तो हो रहा है ना यहाँ पे बच्चे इससे। ये चीज़, ये तो कंपोनेंट ये है ना, स्केलर कंपोनेंट जो होता था यार वेक्टर वाला, यार तुम्हें याद नहीं है शायद। ये चीज़ है ना, ये कंप्यूट करना है हमें पूरा। तो ये तो 1 है लेकिन ये तो 3 है। अच्छा, सही सही सही। v3 यही आ रहा है, कोई बता भी दे भाई। लास्ट वाला -½ नहीं होगा? लास्ट वाला -½ होगा, आपने कंप्यूट कर लिया। चलिए लास्ट वाले को माइनस कर देते हैं अगर आप बोल रही हैं तो। लेकिन कोई मुझे बताए कि यही वाला वेक्टर आ रहा है नहीं आ रहा है किसी का, चेक करना पड़ेगा यार, ये इतना टाइम लगता है ये सॉल्व करने में। चलो भाई कर लेते हैं, खुद ही कर लेते हैं। तो -1/3 ये चीज़ जो बनेगी इसको पहले मैं रिजॉल्व कर लूँ। -1/3 टाइम्स 3/2, सो दैट इज़ -½ तो ये -½ से मल्टीप्लाई होने के बाद क्या बन जाएंगे ये वाले वेक्टर्स। सो दैट इज़ 1/3 1/3 1/3 प्लस 0 0 1 प्लस ये आपके पास है -½ से मल्टीप्लाई, सो दिस शुड बी 2/6 एंड 1/6 एंड 1/6 माइनस माइनस। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 6 एंड -2 एंड +2 है, हाँ सो ये 0 आ जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा आपके पास 1/3 एंड -1/6, सो दैट इज़ 6, 2 - 1 दैट इज़ -½ नहीं हाफ प्लस हाफ, और ये भी +½ आ रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? सलमान एक मिनट। कोई साइन की मिस्टेक हुई है कहीं पर। हाँ यहाँ पे ना अपने प्लस साइन करके और -1/3 करके बाकी सारे +1/3 किए हैं, यहाँ पे मिस्टेक है। हाँ ये सेकंड सब, वेक्टर, ये भी माइनस होंगे सारे। हाँ ये सारे माइनस होंगे। यार यार कैसा बेवकूफ़ हो गया हूँ। ये हो गया, अब इनको सॉल्व करना है। सो दिस इज़ दिस, -6 -2 -1, सो -3/6, ये -½ ही आ रहा है। गलत गलत बता रहे हो मुझे, -½ ही आएगा ये नंबर, और लास्ट वाला आएगा, लास्ट वाला ही -½ ही आएगा। हाँ ये भी -½ आ रहा है। तो बहरहाल ये आपके पास वेक्टर्स आ गए v1 v2 एंड v3। अब ये तीनों वेक्टर्स आपस में आप चेक कर सकते हैं ऑर्थोगोनल तो हो गए। तो v1 आपके पास वेक्टर है, वो कौन सा वेक्टर है भाई, है 1 1 1, ठीक है ना। v2 आपके पास जो वेक्टर है वो आपके पास ये रहा, -2/3 1/3 1/3। और v3 आपके पास जो वेक्टर है वो ये आ गया 0 -½ -½ चेक कर लीजिएगा कि v1 v2 का आपके पास जो इनर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट आपके पास जो आ रहा है वो 0 है। v1 और v3 का भी आपके पास 0 आएगा, और v2 और v3 का भी आपके पास क्या आएगा, 0 आएगा। ये आपने ऑर्थोगोनल तो बना लिए वेक्टर्स, लेकिन इनको आप ऑर्थो नॉर्मल करना है, मतलब इनकी लेंथ यूनिट लेंथ नहीं है। v1 की लेंथ आपके पास जो है वो 1 नहीं है, v2 की लेंथ 1 नहीं है, v3 की लेंथ 1 नहीं है। तो इनकी आप इनके जो है वो इनकी लेंथ से इनको डिवाइड करेंगे। मीन्स v1 की लेंथ क्या हो जाएगी आपके पास, तो v1 की लेंथ आप कंप्यूट करेंगे, सो दिस शुड बी दिस 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर, सो दैट इज़ √3। सो जब v1 को आप नॉर्मलाइज करोगे तो ये इस तरह से बन जाएगा, v1 डिवाइड बाय नॉर्म ऑफ v1 दैट इज़ इक्वल्स टू 1/√3 1/√3 1/√3, और v2 डिवाइडेड बाय नॉर्म ऑफ v2, सो दैट इज़, अब इसकी लेंथ कंप्यूट करनी है, सो दिस इज़ 2/3, सो ये आपके पास हो जाएगा 4/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9 समथिंग इस तरह से। √2/3 था ऊपर कैलकुलेट हाँ किया था। √2/3, थैंक यू
थैंक यू। सो दैट इज़ √2/3 से आप इसको क्या करोगे, डिवाइड करोगे पूरे जो है वो हर जो है वो नंबर को। सो -2/3 डिवाइडेड बाय √3/√2, इस तरह से लिख सकते हैं इसको। सो इसको सिंप्लीफाई कर किया जा सकता है वैसे। दिस इज़ -2√3/3√2। क्या अगर हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि हम जो है वो इस 2 को या इस 3 को हम लिख सकते हैं √3 टाइम्स √3, तो ये हो जाएगा -2√3/√3 टाइम्स √3 टाइम्स √2, ये कैंसिल, दिस इज़ -2/√3 टाइम्स √2। ये भी एक पॉसिबिलिटी है इसको लिखने की यहाँ पर। दूसरा, आप √2 को इस ऊपर वाले 2 को जो न्यूमरेटर में, इसको आप √2 लिख के कैंसिल करके कुछ ना कुछ जो है वो इसको भी कर सकते हो। तो ये इस तरह से हो सकता है, मतलब आएगा जो है वो इसी फॉर्म में रहना चाहें इसी फॉर्म में लिखने कोई मसला नहीं है। तो ये आपके पास जो वेक्टर बनेगा ये बन जाएगा कुछ भाई, फर्स्ट कंपोनेंट तो ये आ जाएगा इसका -2/√3 टाइम्स √2। सेकंड कंपोनेंट भी आपके पास कुछ ना कुछ इसका आएगा यहाँ पर, थर्ड भी इस तरह से आ जाएगा। तो ये भी आपके पास यूनिट वेक्टर होगा। मैं दिखा देता हूँ बारह इसका जो है वो क्या बनेगा आपके पास। सो दिस इज़ नॉर्म ऑफ V2, इन्होंने सिंप्लीफाई किया, बड़ा अच्छा सा किया भाई, √6/3। लेकिन ये कैसे होगा √6/3? ये है ना 9 का जब हम रूट लेंगे तो फिर 3 बाहर आ जाएगा। हाँ, ये इसको इस तरह से अगर आप करें ना √6/3, ये चीज़ अच्छी हो जाएगी, इससे कैंसिल हो जाएगा आपके पास ये 3 ना। आपने अगर इसको इस तरह सिंप्लीफाई कर लिया तो ये वाले वेक्टर बड़ा अच्छी तरह से लिखा जा सकता है। ज़रूरी नहीं है इस तरह से लिखना, आखिरी स्टेप में तो आप लिख सकते हो, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ी सी जो है वो करने में ज़्यादा जो है वो आपको प्रॉब्लम ना हो कहीं इस तरह से। तो वैसे कंपोनेंट क्या था इसका, -2/3 1/3 1/3, तो -2/3 मल्टीप्लाइड बाई 3/√6, ये बन जाएगा -2/√6। सेकंड कंपोनेंट 1/3 है, -1/3 तो नहीं है, नहीं 1/3 है, ये भी मल्टीप्लाई होगा इससे 3/√6 से, तो अगेन ये 1/√6 हो गया। इसी तरह से आपके पास लास्ट वाला भी 1/√6 कंपोनेंट बन जाएगा, तो ये बन जाएगा -2/√6 1/√6 1/√6। ठीक है भाई, तो ये V2 आपके पास बन गया, और V3 का नॉर्म से डिवाइड कर देंगे, सो दैट शुड बी व्हाट इज़ V3 कहाँ भाग गया भाई, ये रहा 0 -1/2 तो इसकी आपके पास जो लेंथ आएगी वो आ जाएगी 1/4 सो √2/4 दैट इज़ 1/2 √1/2, और इसको √2/2 लिख सकते हैं आप। ठीक है ना, इससे आप डिवाइड कर दें पूरे वेक्टर के हर कंपोनेंट को। तो पहला कंपोनेंट तो 0 ही आएगा डिवाइड होने के बाद, दूसरा कंपोनेंट आपके पास क्या आ जाएगा, -1/2 मल्टीप्लाइड बाई 2/√2, तो -1/√2, और लास्ट वाला भी -1/√2। सो ये आपके पास तीनों वेक्टर्स आ गए। अब आप चेक कर सकते हैं कि ये आपके पास जो तीनों वेक्टर्स बने हैं, ये और ये तीनों ऑर्थो नॉर्मल भी हैं साथ में, मतलब इनकी लेंथ 1 होगी, और ये आपस में ये कंडीशन भी सेटिस्फाई करेंगे कि जब आप इनको इनर प्रोडक्ट लोगे तो ये 0 होगा, और इनकी आपके पास जो लेंथ है इटसेल्फ वो क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो बात समझ में आ गई, इस तरह से आप जो है वो ये ग्राम श्मिट प्रोसेस जो है वर्क करता है। किस चीज़ के लिए, आप जब वेक्टर्स को ऑर्थोगोनल करना हो, या ऑर्थोगोनल के बाद एक स्टेप और आगे ऑर्थो नॉर्मल वेक्टर्स बनाने हों। अब डिफरेंट टाइप की एग्जांपल देखते हैं। लेट्स सपोज आपके पास अगर वेक्टर स्पेस है ये पॉलिनोमियल P2, और इस पे इनर प्रोडक्ट किस तरह से डिफाइन हुआ हुआ है कि आप इस P2 के लेट्स से अगर कोई 2 एलिमेंट्स लें तो उसका आपको जो है वो इंटीग्रल लेना है फ्रॉम -1 till 1 डेफिनेट इंटीग्रल, और इनका प्रोडक्ट साथ में यहाँ पर है। हमें ये बात पता है कि पॉलिनोमियल्स जो होते हैं, ये पॉलिनोमियल्स आपके पास P2 जो हैं, P2 में मतलब कि अप टू डिग्री अप टू मैक्सिमम आपके पास इसमें जो आपके पास एलिमेंट होगा वो होगा आपके पास क्वाड्रेटिक, राइट। मतलब इसका जो
जेनेरिक एलिमेंट होगा ये होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी सच दैट दीज थ्री बिलोंग्स टू आर। ये आपके पास ये आपके पास एक वेक्टर स्पेस है। इसमें मैंने इससे पहले मैंने शायद किसी स्टार्ट में किसी ट्यूटोरियल में चीज़ बताई भी थी कि वेक्टर स्पेस है। अच्छा, तो इसका हमारे इस पे जो इनर प्रोडक्ट डिफाइन किया इन्होंने किस तरह से किया? इन्होंने इस तरह से इनर प्रोडक्ट डिफाइन किया भाई। पहले इस चीज़ को समझें। इनर प्रोडक्ट की आपके पास डेफिनेशन क्या थी कि V क्रॉस V टू R अगर रियल इनर प्रोडक्ट स्पेस है तो, ठीक है ना। तो ये आपके पास एक मैप होता है जो कि दो एलिमेंट्स लेता है वेक्टर स्पेस से, उस पर कोई ऑपरेशन अप्लाई होती है तो आपके पास आउटपुट जो आता है वो क्या आता है? स्केलर, ठीक है ना। तो जब आप इस चीज़ को कंप्यूट करेंगे, लेट्स से आपके पास पी ऑफ एक्स कोई फंक्शन होगा, क्यू ऑफ एक्स आपके पास जो है वो ये भी कोई पॉलिनोमियल होगा, ठीक है ना। और डिग्री आपके पास एटमोस्ट 2 के आपके पास पॉलिनोमियल्स हैं। और जब इनका प्रोडक्ट लेके आप इनको इंटीग्रेट करोगे तो आपके पास एक जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा जी? डेफिनेट इंटीग्रल जब फाइंड आउट करोगे तो आपके पास जो आउटपुट आएगा वो आउटपुट क्या आना चाहिए? कोई एक रियल नंबर आएगा, राइट? ऐसा ही है। कोई जवाब ही नहीं दे रहा है भाई। अच्छा ठीक है, रियल नंबर आउटपुट आएगा भाई, ये बात हमने मान ली। अब रियल नंबर आपके पास आउटपुट आएगा तो ये आपके पास हमने इस पे जो इनर प्रोडक्ट डिफाइन किया वो इस तरह से किया कि आप क्या करेंगे, दो वेक्टर्स जब भी ले रहे हैं तो उनका इनर प्रोडक्ट ये चीज़ आपके पास कंप्यूट करनी है। ये चीज़ वेक्टर्स कहाँ से हैं? P2 से। ज़रा आगे देखिए आपको करना क्या है। आपके पास अप्लाई द ग्राम श्मिट प्रोसेस टू ट्रांसफॉर्म द स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ फॉर P2 इनटू द ऑर्थोगोनल बेसिस। हमें क्या करना है, ये जो आपके पास वेक्टर्स हैं 1x और x स्क्वायर, ये स्टैंडर्ड बेसिस है, कैनोनिकल बेसिस हैं इसकी, इस P2 की, ठीक है। इस वेक्टर स्पेस की कैनोनिकल बेसिस है, हमें इनको जो है वो ऑर्थोगोनल बेसिस में कन्वर्ट करना है। बात समझ में आ गई? जो कि हमने भी ऊपर काम किया वो हम काम करेंगे इस वाले वेक्टर स्पेस के लिए। तो ग्राम श्मिट प्रोसेस आपके पास सिर्फ ये नहीं कि आपके पास R2 R3 है, इन सब के लिए आपके पास वर्क करता है। आप जो है वो इसमें भी जो है वो डिफरेंट टाइप के वेक्टर स्पेसिस के अगर आपके पास बेसिस हैं तो आप उनको ऑर्थोगोनलाइज कर सकते हो बाय यूजिंग दिस ग्राम श्मिट, अगर आपको ये पता है कि इस पे इनर प्रोडक्ट किस तरह से डिफाइन होता है तो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो ग्राम श्मिट प्रोसेस है वो देखें, उसमें आपके पास जो ये इनर प्रोडक्ट की जो नोशन है ये चीज़ यूज़ हो रही है। आपको ये पता होना चाहिए कि ये कैसे डिफाइन होता है। हमें पता है कि नॉर्मल वेक्टर्स के लिए दिस इज़ नथिंग बट द डॉट प्रोडक्ट ओनली। डॉट प्रोडक्ट आपको पता है कि वेक्टर्स ही वाले जो होते हैं इन पे ये डॉट प्रोडक्ट है, वही आपके पास इनर प्रोडक्ट स्पेस, इनर प्रोडक्ट आपके पास है। लेकिन यहाँ पे जो हुआ है इसको ज़रा गौर से देखें दोबारा, इसीलिए मैंने इस तरह के दो क्वेश्चंस लिए हैं यहाँ पे कि ये वाला आप करेंगे एज होमवर्क फॉर प्रैक्टिस, ये आप लोगों को मैं करवा दूंगा जो ये वाला आपके पास लिखा हुआ है दिस वन। तो हम यहाँ पे जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं वही चीज़ जो हमने इसके लिए किया। मैं इस क्वेश्चन को जो है नीचे क्रॉप कर लेता हूँ ताकि मैं इसको सॉल्यूशन साफ़ सुथरा लिख सकूँ यहाँ पर, वरना सही नहीं लिखा जाएगा। वो ये तो साथ में कचरा भी आ रहा है इसके, नहीं ये तो गलती हो गई। चलो ठीक है यार, खैर आ जाए। ये आपके पास क्वेश्चन है। हमारे पास सबसे पहले क्या है, बेसिस वेक्टर्स ये हैं, इनको आप नाम दे दो। ये U1 है, ये U2 है, ये U3 है, ओके। ग्राम श्मिट प्रोसेस क्या बोलता है कि आप जो है वो V1 जो लोगे वो U1 को एज इट इज़ मार्क कर लोगे, दैट मीन्स दिस इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। V1 आपके पास क्या हो गया, वेक्टर 1। V2 आप जहाँ पे जो लेंगे वो वेक्टर लेंगे कौन सा, V2 आपके पास जो होगा बेसिकली वो होगा U2 माइनस, ठीक है। अब आपके पास आपको यहाँ पे क्या लेनी है, इनर प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय नॉर्म और टाइम्स वेक्टर V1। तो यहाँ V1 का नॉर्म आएगा और नॉर्म का स्क्वायर आएगा, सॉरी नॉर्म तो सिर्फ हम जो नॉर्म रख रहे थे उससे मसला हो रहा था। ऊपर आपके पास क्या चीज़ आनी चाहिए ज़रा मुझे बताएं, डॉट प्रोडक्ट किस चीज़ का है, ये देखें U2 और V1 का, ठीक है। मतलब जो वेक्टर प्रीवियस वाला है उसका, और जो आपके पास वेक्टर यहाँ पे बाहर लिखा हुआ होता है ये वाला, इसका आपके पास जो है वो आप लोगे डॉट प्रोडक्ट, सॉरी इनर प्रोडक्ट। सो ये आपके पास आ जाएगा यहाँ पे U2 V1। V3 आपके पास क्या बनेगा भाई, V3 बन जाएगा आपके पास U3 माइनस U3 का आपके पास जो है वो आएगा किसके साथ, V2 के साथ, ओके। यहाँ पे V2 नॉर्म स्क्वायर V2 का, एंड देन माइनस सेम U3 का ही आपके पास जो है वो आएगा किसके साथ। अब U3 को आपको दोनों से जो है वो करना है ऑर्थोगोनल ना,
मतलब V1 से भी और V2 से भी। तो V2 वाला कंपोनेंट आपने यहाँ पे लिख दिया, V3 वाला लिखेंगे, सॉरी V1 वाला लिखेंगे, ये V1 डिवाइड बाई V1 की नॉर्म का स्क्वायर। तो ये आपने चीज़ें तो यहाँ पे लिख ली। अब ये कंप्यूट किस तरह से करना है ज़रा देखें। ये आपने फॉर्मुलेशन यहाँ पे जो है वो कर दी, भाई ये इस तरह से हो गया। इन दोनों में फ़र्क नहीं है, ज़रूरी नहीं कि आपके पास ये किसी ऑर्डर में लिखे जाएँ, इनको आप आगे पीछे भी लिख सकते हो, क्योंकि दोनों सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो अपने दोनों का साइन बस देख के रखना है कि ऐड नहीं कर देना है इसके अंदर, ठीक है भाई। अब देखिएगा, ये चीज़ कंप्यूट कर रहा हूँ पहले। यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है ना, ये आपके पास क्या है, U2 और V1 का इनर प्रोडक्ट। और इनर प्रोडक्ट किस तरह से डिफाइन हुआ है यहाँ पे ज़रा देखें कि जब भी आप दो वेक्टर्स लोगे P एंड Q, तो ये इंटीग्रेट करना होगा आपको -1 से 1 तक। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, U2 टाइम्स V1 dx। अब U2 और V1 आपके पास क्या है, U2 आपके पास है दिस वेक्टर x, और V1 क्या है आपके पास, V1 आपके पास है वेक्टर 1। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, इंटीग्रल फ्रॉम -1 से 1 एंड टाइम्स x, 1 टाइम्स x, बिकॉज U2 इज़ x एंड V1 इज, सो दिस इज x। तो ये आपके पास बन गया इंटीग्रल फ्रॉम -1 से 1 ऑफ x dx। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x²/2, अपर लिमिट और लोअर लिमिट सब यहाँ पे जो है वो पुट कर देंगे। सो 1/2 एंड प्लस माइनस यहाँ पे पुट, सॉरी माइनस होता है ना ये, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एंड माइनस अगेन 1/2 एंड दैट इज़ 0। तो ये आपके पास जो चीज़ आ रही है वो क्या आ रही है, 0। ओके, ये आपके पास जो इनर प्रोडक्ट है इन दोनों वेक्टर्स का वो 0 है। इसका मतलब ये ऑलरेडी आपके पास जो है ऑर्थोगोनल है ये दोनों वेक्टर्स। तो इसीलिए आपके पास जो ये V2 होगा वो U2 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना, तुक्के में। मैं एक और एग्जांपल लूँगा इसकी पॉलिनॉमियल की, इसमें इस तरह से नहीं होगा। तो दिस वेक्टर इज़, क्योंकि ये कंपोनेंट 0 हो गया, 0 डिवाइड बाय आपके पास ये V1 की कोई ना कोई आपके पास लेंथ होगी, वो आपके पास जो है वो वैनिश हो जाएगी, टाइम्स ये भी आपके पास पूरा वेक्टर, ये पूरा कंपोनेंट आपके पास क्या हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा। सो दिस इज़ नथिंग बट इक्वल्स टू x, ठीक है, U2 इज इक्वल्स टू x। अब V3 आपको कंप्यूट करना है। तो V3 आपके पास क्या है, बेसिकली आपको ये दोनों चीज़ें चाहिए कि U3 का और V2 का डॉट इनर प्रोडक्ट और U3 और V1 का इनर प्रोडक्ट। ज़रा कंप्यूट करें क्या होगा आपके पास। ये हम निकाल रहे हैं U3 और V2 का इनर प्रोडक्ट। सो ये आपके पास हो जाएगा -1 till 1। व्हाट इज़ U3? U3 इज़ x²। ओके, U3 इज़ x²। और आपके पास जो V2 है, V2 आपके पास क्या है, x है। सो दैट इज इंटीग्रल फ्रॉम -1 till 1 x³ dx, ठीक है। और ये आपके पास इंटीग्रल क्या बनेगा, x⁴/4 फ्रॉम -1 till 1। अब जब ये आप कंप्यूट करेंगे तो आपके पास क्या चीज़ आएगी, 1 जब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे 0, गुड, 1/4 एंड -1/4 दैट इज इक्वल्स टू 0। अब ज़रा ये कंप्यूट करें V3 का, U3 का और V1 का आपके पास जो है वो U3 और V1 का इनर प्रोडक्ट जब आप कंप्यूट करेंगे, दिस इज -1 till 1, सो दैट इज इक्वल्स टू x, कहाँ गया U3 एंड 1, तो दिस इज x³ राइट, dx, and this should be equals to x⁴/4। सलमान, जी, V1 is 1, सॉरी सॉरी this V1 इज is 1, x दिस शुड बी square। x², सॉरी हाँ, मैं वही देख रहा था कि यहाँ पे कुछ 0 नहीं आना था, ये वाला 0 नहीं आएगा। सो दिस इज x²। U3 था हमारा, x² था। मैं इस U3 की समझ के, U3 मैंने देखा तो मैंने इसको क्यूब ले लिया, क्या कल है मेरी, x³/3 -1 से 1 एंड दिस इज 1/3 -1/3, ठीक है ना, एंड दैट इज 1/6, नहीं 2/3। हाँ 2/3। तो ये नंबर आपके पास आ गया। अब आप यहाँ पे जो है वो प्लग करेंगे तो V3 आपके पास जो बनेगा, ये चीज़ तो वैनिश हो गई है ना यहाँ से, ये आपके पास जो था ये कंपोनेंट गया, तो ये U3 है। U3 व्हाट इज़ U3? U3 इज x², माइनस आपको करना है ये चीज़, दिस इज़ 2/3 लेंथ ऑफ वेक्टर V1। इस V1 का आपके पास नॉर्म क्या होगा, V1 आपके पास ये वाला वेक्टर है 1, तो इसकी लेंथ आपके पास यूनिटी है 1 ही है। कैसे, अब इसकी लेंथ क्या होगी हमें ये फाइंड आउट करना है कि इसकी लेंथ फाइंड आउट करते कैसे हैं,
ठीक है ना। आपके पास ये x है, x की लेंथ क्या है, एक्स स्क्वायर की लेंथ क्या है। अगर आपसे कोई पूछे इस वेक्टर u1 की लेंथ क्या है भाई, इस वेक्टर u2 की लेंथ क्या है भाई, क्योंकि ये इनर प्रोडक्ट स्पेस है, हर आपके पास एक हमने वेक्टर यहाँ पे डिक्लेयर किया कि उसका इनर प्रोडक्ट आप ले रहे हैं तो उसकी आपके पास कोई ना कोई लेंथ और नॉर्म का आपके पास यहाँ पे जो है वो एक है। तो उसका तरीका बहुत जो है वो गहरा है, मैं आपको बताता हूँ अभी। मतलब डिटेल्ड है कि लेट्स से ये रिलेटेड है आइसोमॉर्फिज्म से, जो मैं आपको बता जिस तरह से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जिस तरह से मुझे चीज़ पता है कि अगर आपके पास कोई ट्रांसफॉर्मेशन हो वेक्टर स्पेस V से वेक्टर स्पेस W पे, और ये दोनों ही आपके पास n डायमेंशनल है, ठीक है, और ये दोनों ही आपके पास रियल आपके पास वेक्टर स्पेसेस हैं, और ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, बाय द वे ये इन्वर्टेबल है, ठीक है, इन्वर्टेबल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक। तो आपके पास होता ये है कि जो यहाँ पे आपके पास वेक्टर्स होंगे, लेट्स से यहाँ पे आपके पास लीनियरली इंडिपेंडेंट आपने वेक्टर्स जो लिए, तो इनकी इमेज जो होगी यहाँ पे वो भी लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, ठीक है। आइसोमॉर्फिज्म की आपके पास ये प्रॉपर्टीज़ हैं कुछ। आइसोमॉर्फिज्म आपके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो चीज़ होती है, अगर आपने डिफाइन कर दी दो वेक्टर स्पेस के बिटवीन, तो बेसिकली आपके पास जो P2 है, जो आपने वेक्टर स्पेस अभी लिया है, ये आपके पास आइसोमॉर्फिक होता है R3 के, ठीक है ना, क्योंकि मैं इनके बिटवीन एक जो है वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कंस्ट्रक्ट कर सकता हूँ Vn से, मतलब मैं एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T कंस्ट्रक्ट कर सकता हूँ P2 से R3 तक, जो कि इन्वर्टेबल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी। दैट्स वाई मैं इन दोनों को बोल रहा हूँ कि आइसोमॉर्फिक है। मैं ज़्यादा डिटेल में जाके नहीं बता रहा, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि मैं इसकी लेंथ कैसे फाइंड आउट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन R3 से आप P2 भी ले सकता हूँ, ओके, क्योंकि इन्वर्टेबल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो इसको मैं बोलूँगा T इनवर्स। यही आइसोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन होती है। इफ देयर एग्जिस्ट अ इन्वर्टेबल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बिटवीन टू वेक्टर स्पेसेस, देन वी से दैट दीज टू वेक्टर स्पेसेस आर आइसोमॉर्फिक। सो V is isomorphic to W if there exists an invertible linear transformation from V till W। तो ये आपके पास जो है वो आइसोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन होती है। तो हर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आइसोमॉर्फिज्म नहीं होती, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि वो 1 to 1 हो। अब यहाँ पे हम जो मैप बना रहे हैं, लेट्स से T फ्रॉम P2 till R3, ये इस तरह का है कि यहाँ का आपके पास वेक्टर लें तो यहाँ पे मैप हो, मींस के ये इस तरह से होगा कि आपके पास T ऑफ ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c, राइट, इस तरह के एलिमेंट्स आपके पास होंगे इसके अंदर, वेयर a b c बिलोंग्स टू r। ये आपने एलिमेंट लिया P2 का एक्सक्यूज़ मी, ये आपके पास इक्वल होगा a b c के। तो देखिए आप जब इस पर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर रहे हो तो आपको वेक्टर मिल रहा है R3 का, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे देखो ट्रांसफॉर्मेशन अगर मैं उस वेक्टर पे अप्लाई करूँ कि मेरे पास 1x और x स्क्वायर 3 वेक्टर्स थे, ये आपके पास बेसिस वेक्टर्स थे P2 के, मुझे इनकी लेंथ फाइंड आउट करनी थी। तो मैंने क्या किया भाई, यहाँ पे वेक्टर ले लिया 1, ठीक है ना। 1 का मतलब क्या है, इसी का आपके पास c इज इक्वल्स टू 1 होगा ना, बाकी ये आपके पास a भी 0 है b भी 0 है, a इज इक्वल्स टू 0, b इज इक्वल्स टू 0 एंड c इज इक्वल्स टू 1। एक स्पेसिफिक वेक्टर आपने जब इसका मैप देखा तो आपको क्या मिल गया, 0 0 1। अब इस वाले वेक्टर की लेंथ क्या है ज़रा मुझे बताएं, क्योंकि जो इसकी इमेज है वो ये आ रही है, इसकी लेंथ है आपके पास 1, राइट, इसकी लेंथ है 1, 0 0 1 की आपके पास लेंथ है 1, 0 0 1 आपके पास जो वेक्टर है इसकी अगर हम लेंथ कंप्यूट करें, लेट्स से दिस इज सम वेक्टर x बार, तो इसकी आपके पास जो लेंथ होगी वो होगी 1। क्योंकि ये इसकी लेंथ 1 आ रही है तो इसकी जो प्री इमेज होगी ये, इसकी लेंथ भी क्या होगी 1 होगी P2 में, बिकॉज ऑफ दिस आइसोमॉर्फिज्म, ओके। तो मैं बोल सकता हूँ डायरेक्टली कि ये जो आपके पास वेक्टर्स हैं ना, अब सेम अगर मैं x की लेंथ कंप्यूट करना चाह रहा हूँ तो मैं आइसोमॉर्फिज्म के सहारा ले सकता हूँ। मैं बोल सकता हूँ T ऑफ x, जब मैं इस x पे अप्लाई करूँगा वेक्टर पे, इसका मतलब है कि यहाँ पे a 0 है, b 1 है और c भी 0 है। इस तरह का वेक्टर है मेरे पास इस R3 इस P2 के अंदर। तो इसकी जो मेरे पास बनेगा वेक्टर क्या बनेगा, 0 1 0, ये वेक्टर बनेगा। इस वेक्टर की लेंथ क्या है, इस वेक्टर की लेंथ भी भाई 1 है, सही हो गया। एक्स स्क्वायर की लेंथ भी बाय द वे 1 है। तो ये आपके पास सारे जो वेक्टर्स हैं इनकी लेंथ आपके पास क्या है, 1 है। ये मुझे इस तरह से करनी आती है चीज़। बाकी बाय द वे इसका मैथमेटिक्स में कोई और तरीका भी होगा, कोई शॉर्टकट
मेथड पैरेलल, लेकिन इसके पीछे वजह ये होती है, मैथमेटिकल रीज़न ये है इसके पीछे पूरा, इसके अलावा कोई और रीज़न नहीं है, बिकॉज P2 एंड R3 इज आइसोमॉर्फिक। इसी तरह से P3 जो है, मतलब अगर पॉलिनोमियल वाली आपके वो सब आपके पास वेक्टर स्पेस बोले कि ax³ प्लस bx प्लस cx² प्लस cx प्लस d सच दैट a b c d आर रियल नंबर्स, ये आपके पास आइसोमॉर्फिक है R4 के, बिकॉज वी कैन कंस्ट्रक्ट अ इन्वर्टेबल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम हेयर टू हेयर, सो दैट्स वाई। तो ये चीज़ हम जो है वो यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। बाय द वे, अब ये तो बेसिस वेक्टर्स थे, बेसिस वेक्टर्स आपके पास थे और ये स्टैंडर्ड बेसिस थी। एक चीज़ ये भी है यहाँ पे, ये जो आपके पास 1x² है ये स्टैंडर्ड बेसिस है, स्टैंडर्ड बेसिस हैं, इसका होने का मतलब ये स्टैंडर्ड बेसिस आपके पास उनकी लेंथ होती ही 1 है। आपने R3 के जो कैनोनिकल बेसिस देखी हैं उनकी लेंथ 1 है, आपने R2 की जो कैनोनिकल बेसिस देखी है उनकी लेंथ भी 1 होती है। इसी तरह से आपके पास जो P2 की कैनोनिकल बेसिस होंगी या स्टैंडर्ड बेसिस होंगी उनकी लेंथ भी क्या होगी, 1 होगी। सो ये आपके पास जो V1 का नॉर्म है दैट इज़ 1 की लेंथ आपके पास क्या होगी, ये 1 होगी, ठीक है। और V1 आपके पास वेक्टर इटसेल्फ क्या है, V1 वेक्टर आपके पास इटसेल्फ है 1, राइट, दिस। सो ये आपके पास जो चीज़ बन जाएगी v3x³ माइनस दिस इज़ नथिंग बट 2/3। सही है, ये आपके पास v3 वेक्टर आ गया। अब v1 v2 v3 आपके पास जो वेक्टर्स आए हैं तो वो ये रहे, v1 इज़ 1, मैं इसको डिफरेंट कलर से लिखूँ ताकि आप लोगों को नज़र आए, हाईलाइटेड हो। v1 इज़ 1 एंड दिस इज़ x v2 एंड दिस इज़ v3 विच इज़ x³ है, स्क्वायर है, एक मिनट, स्क्वायर है यार, ये मैं क्या उल्टी सीधी हरकतें कर रहा हूँ, ये क्या है, u3 स्क्वायर होगा, x² माइनस 2/3 या। सो ये तीनों आपके पास जो वेक्टर्स हैं ना, अब ये वेक्टर्स आपके पास आप देख सकते हैं ये ऑर्थोगोनल होंगे, ठीक है, ऑर्थोगोनल भी होंगे और ये आपके पास जो है वो ऑर्थो नॉर्मल भी होने चाहिए, लेकिन ये इसकी लेंथ तो 1 है, इसकी लेंथ 1 है। अब आप इसकी जो है वो बेसिकली इसको बना सकते हो यूनिट, इसको कैसे यूनिट वेक्टर बनाओगे, ये यूनिट वेक्टर नहीं है बाय द वे, इसकी लेंथ 1 नहीं है। अगेन इसको 1 बनाने के लिए आपको R3 का मैप देखना पड़ेगा कि R3 में जो वेक्टर है उसको यूनिट वेक्टर बनाओ और उसकी प्री इमेज देखो कि यहाँ पे क्या आ रही है, तो वो यूनिट वेक्टर बन जाएगा। अब मैं इसको ज़रा बनाने जा रहा हूँ आइसोमॉर्फिज्म के थ्रू ही कि इसको मैं लेंथ इसकी लेंथ 1 कैसे करेंगे, बिकॉज इसकी लेंथ 1 नहीं है, हम चेक कर सकते हैं। हमारे पास वेक्टर है भाई x² माइनस 2/3, इसका मैप देखो कि क्या बन रहा है, मतलब कौन सा वेक्टर आपको मिल रहा है R3 का। तो हमें पता है कि ये जो आइसोमॉर्फिज्म थी उसमें a हमें लेना पड़ेगा 1, b हम ले लेंगे यहाँ पे, नहीं a हम लेंगे 1, b लेंगे 0 और c हमारे पास हो जाएगा माइनस 2/3। तो उससे हमें जो मैप मिलेगा वो मिल जाएगा 1 0 माइनस 2/3। इस वेक्टर की लेंथ कंप्यूट करें, इस वेक्टर की लेंथ क्या हो जाएगी 1 प्लस 4/9 रूट एंड दैट इज़ नथिंग बट 9 प्लस 4 इज़ 13, ये मतलब 13 डिवाइडेड बाय 3, रूट 13 डिवाइडेड बाय 3 आपके पास क्या आ रही है, लेंथ आ रही है इस वेक्टर की। दैट मीन्स ये यूनिट वेक्टर नहीं है तो ये यूनिट वेक्टर नहीं होगा, मतलब ये ऑर्थो नॉर्मल नहीं है, मतलब कि इसकी लेंथ 1 नहीं है, यूनिट नहीं है बस। अब इसको यूनिट अगर बना लो आप, इसकी प्री इमेज पे जाके देखो तो इसके साथ आपके पास वही आप गेम कर सकते हो जो कि आप अभी करते आ रहे हो। तो इसको लेंथ यूनिट बनाने के लिए क्या करेंगे, इससे डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा 3/13, ओके, ये हो जाएगा 0, इससे डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा माइनस 2/3 मल्टीप्लाई बाय 3/13, सो माइनस 2/13। इसकी प्री इमेज पे आपके पास कौन सा वेक्टर पड़ा हुआ होगा बाय यूजिंग द आइसोमॉर्फिज्म, यहाँ पे a क्या है आपके पास, कंपोनेंट a है 3/13 और b आपके पास है 0, c आपके पास क्या है माइनस 2/13। तो आपके पास जो वेक्टर मिलेगा आपको मिल जाएगा भाई 3/13 x² एंड माइनस 2/13 दिस। अब जो ये वेक्टर बना है मेरे पास, ये इसकी लेंथ 1 होगी, किसमें P2 में लेंथ इसकी 1 होगी। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ भाई इस तरह से मैं ये चीज़ें यूज़ कर सकता हूँ। बाय द वे दिस इज़ आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, अगर आपको लग रहा है कि कोई मुश्किल चीज़ है तो इसको आप इग्नोर करें, लेकिन ये चीज़ यही होती है इसी तरह से, ठीक है ना। किसी का कोई सवाल अभी तक इस चीज़ से रिलेटेड? बाकी एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, वो आप लोग होमवर्क कीजिएगा, मैं और एक्सरसाइज भी आप लोगों को जो है वो कल तक जो परसों तक मैं आप लोगों को सुबह तक और दे दूँगा,
करने के लिए इसी टाइप की। अच्छा देखिए आपकी वाली एक्सरसाइज है आपके पास दिस वन, ये जो है कैलकुलस रिक्वायर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है। तो कैलकुलस मतलब कि इंटीग्रेशन आपको आती हो बेसिक ना करना। अब यहाँ पे इंटीग्रल आपके पास फ्रॉम 0 to 1 है, तो इसमें आपके पास जो है वो अब ये 0 नहीं आएंगे इनर प्रोडक्ट इनके। जब भी आप ये लोगे अब ये इंटीग्रेट आप करोगे 0 से 1 तक के लिए इंटीग्रेट कर रहे हो, -1 से 1 तक नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास -1 से 1 तक इंटीग्रेट कर रहे हो तो आपके पास कैंसिल हो रही थी टर्म्स। 0 आपके पास आपने देखा था आपके पास इनर प्रोडक्ट 0 आ रहा था, लेकिन इस बार नहीं होगा इस तरह से। ज़रा गौर से कीजिएगा इस वाले क्वेश्चन को। ठीक है भाई, ये हो गया। इसके बाद हमें जो चीज़ करनी थी वो करनी थी डायगोनलाइजेशन ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिसेस या ऑर्थोगोनल डायगोनलाइजेशन। इसका टॉपिक का नाम आपके पास क्या होता है? मैं ज़रा देख लूँ टाइम कितना बचा है इसमें, मीटिंग ख़त्म होने में इतने टुड़ूम करके अभी तो 10-11 मिनट है। हम कर रहे हैं ऑर्थोगोनल डायगोनलाइजेशन। अच्छा, इसमें ये होती किस मैट्रिसेस के लिए? सिमेट्रिक मैट्रिसेस के लिए आपके पास ये पॉसिबल है करना, ठीक है ना। सिमेट्रिक मैट्रिसेस के लिए हो जाती है चीज़। उसमें भी आपको जो है वही यूज़ करना पड़ेगा ऑर्थोगोनल बनाने के लिए वेक्टर्स को। किन वेक्टर्स को और कब करना पड़ेगा ये मैं आपको बता दूंगा, कि ज़रूरी नहीं कि हर मरतबा। कभी कभी तो ऐसा होगा आपको, जब आप आइगन वेक्टर्स निकालेंगे तो आपको डायरेक्टली ऑर्थोगोनल आइगन वेक्टर्स मिल जाएंगे। डायरेक्टली आप जो है वो फिर उसका इन्वर्स कंप्यूट कर सकते हो, जो कि उसका ट्रांसपोज ही उसका इन्वर्स होगा। लेकिन इस तरह से नहीं होगा कि आपके पास कि हर मरतबा आपको जो है आइगन वेक्टर ऐसे मिल जाएंगे जो कि लीनियरली, जो कि आपके पास ऑर्थोगोनल हो एक दूसरे से। तो उसके लिए आप जो है वो फिर ग्राम-श्मिट प्रोसेस यूज़ करेंगे, ठीक है ना। कैसे ज़रा देखिएगा। ग्राम-श्मिट सबको समझ में आ गया? यहाँ तक मैंने करवा दिया। अब इसको हम डायगोनलाइज कर रहे हैं किस वाले को? इस मैट्रिक्स ए को, ठीक है। तो उसको मैं क्रॉप कर दूँ पहले नीचे, ताकि कोई गिच पिच ना हो यहाँ पर। जी समझ में आ रहा है आप लोगों के, या सब चले गए छोड़ के मीटिंग? ये जो आइसोफॉर्मिज्म है ये समझ नहीं आया, लेकिन कह रहे हैं आप इग्नोर कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं आएगा। ये आइसोमॉर्फिज्म कोई ऐसा जो है वो कोई आप, हाँ बिल्कुल, ये कोई आपको पढ़ाया कि नहीं गया टॉपिक, लेकिन ये आपके पास होता है, ये चीज़ है। लेकिन इसको आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें समझ में क्या नहीं आया आपके? सर ये इमेज और प्री इमेज मुझे नहीं समझ आया। देखिए, इमेज और प्री इमेज ये होती है, आपने फंक्शंस पढ़े हैं? जी। ये वेक्टर स्पेस वी है, ये वेक्टर स्पेस डब्ल्यू है। अब यहाँ पे एक कोई वेक्टर है, लेट्स से। अब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आपके पास एक फंक्शन है, अब उसको एक फंक्शन की तरह आप देख रहे हैं, तो क्या करता है वो आपके पास एक वेक्टर उठाएगा यहाँ से, लेट्स से एक्स उठाया, उसको यहाँ पे मैप करवा दिया, ठीक है ना। ट्रांसफॉर्मेशन आपके पास टी, तो टी ऑफ एक्स पे, तो टी ऑफ एक्स आपके पास जो एलिमेंट होगा वो होगा डब्ल्यू का। तो इमेज हम बोलते हैं बेसिकली, इस एक्स की इमेज जो है वो क्या है? ये टी ऑफ एक्स है। और टी ऑफ एक्स की जो प्री इमेज है वो है ये एक्स। ये चीज़ होती है इमेज और प्री इमेज, ठीक है ना। ठीक है सर। हाँ, अब ज़रा ऊपर देखें, जो हमने आइसोमॉर्फिज्म में जो चीज़ की थी वो यही थी कि अगर आपके पास आइसोमॉर्फिज्म है, आइसोमॉर्फिज्म का मतलब कि आपके पास इन्वर्टेबल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अगर है, ये चीज़ मुझे पता थी बाय द वे कि ये आइसोमॉर्फिक होते हैं। इसका बाकायदा प्रूफ लिखना पड़ता है कि आइसोमॉर्फिक हैं तो क्यों है, किस तरह से आप शो करो कि इनके बिटवीन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है जो कि इन्वर्टेबल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है ना। वो सिंपल सी चीज़ होती है, इतना मुश्किल नहीं है प्रूफ करना इसका। लेकिन अगर ऐसा है ना आपके पास, तो आप ये चीज़ यूज़ कर सकते हो, क्योंकि आइसोमॉर्फिज्म की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं कि अगर आपके पास आइसोमॉर्फिक हैं दो वेक्टर स्पेसेस, दैट मीन्स कि आपके पास जो अंडर दिस मैप जो भी आपके पास वो आइसोमॉर्फिज्म है उसके अंदर चीज़ें प्रिजर्व रहेंगी। मीन्स कि आपने यहाँ से कोई लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ फैक्टर्स उठाए, यहाँ से आपने लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ फैक्टर्स उठाए और उसको मैप किया यहाँ पर। ये आपके पास जो पूरा ये है सेट दिस, इसमें आपके पास कुछ वेक्टर्स हैं, लेट्स से इसमें आपके पास वेक्टर्स हैं v1 v2 v3 v4, कुछ n वेक्टर्स हैं। अब इनकी जो इमेज आपके पास बनेगी यहाँ पर, ठीक है ना, इनकी जो आपके पास जो इमेज बनेगी वो यहाँ पे जो इमेज बन रही है, ये वाले वेक्टर्स होंगे। इनमें लेट्स से आपके पास हैं w1 w2 w3 और आपके पास wm तक या wn तक। तो ये भी लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे बाय द वे। जब आप किसी भी लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ फैक्टर्स को मैप देखोगे अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन, अंडर द आइसोमॉर्फिज्म बाय द वे, नॉट एनी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो ये वाले वेक्टर्स भी आपके पास क्या होंगे? लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। सेम यहाँ पे जो सब स्पेस होगी, सब स्पेस जो यहाँ पे होगी उसके जो मैप होगा आपके पास आगे सामने,
तो वो भी आपके पास क्या बनेगा, W का सब स्पेस बनेगा। मतलब कि आप अगर V की किसी सब स्पेस पे वो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करोगे तो आपको आगे जो ट्रांसफॉर्मेशन मिलेगी वो आगे आगे सॉरी आपके आगे जो आपको जो सेट मिलेगा, सब स्पेस मिलेगी, वो भी वो सेट जो मिलेगा जो वेक्टर्स का वो भी सब स्पेस होगी W की। तो मीन्स के आपके पास जो अंडर जो आइसोमॉर्फिज्म है ना, ये चीज़ें प्रिजर्व रहती हैं, ठीक है ना। अगर आपने आइसोमॉर्फिज्म डिफाइन कर दी बिटवीन टू वेक्टर स्पेसेस, नॉट एवरी टू वेक्टर स्पेसेस आर आइसोमॉर्फिक। कब आइसोमॉर्फिक होंगे, जब एग्जिस्ट करती हो, इफ़ देयर एग्जिस्ट अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अगर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके पास हमेशा एग्जिस्ट करे। और जो मैंने ये ट्रांसफॉर्मेशन बनाई थी यहाँ पर, ये वाली, ये आइसोमॉर्फिज्म थी, क्योंकि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी होगी और ये 1-to-1 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी और ये ऑन टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी। इसका मतलब है कि ये इन्वर्टेबल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी, ठीक है ना। तो सेम चीज़ आपके पास लेंथ के लिए भी है कि अगर आपके पास आपने यहाँ पे कोई फैक्टर है, उसकी लेंथ चेक करनी है, तो आप उसके आइसोमॉर्फिक स्पेस में गए, वहाँ पे आपने उसकी लेंथ कंप्यूट की, उसको पीछे आके आपने बोला कि हाँ भाई इस वाले की लेंथ ये होगी। इस तरह से किया जा सकता है, ठीक है। थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम। अच्छा, ये आपको इसको डायगोनलाइज करना है। डायगोनलाइज करने के लिए सबसे पहले आप वही करेंगे कि इसके जो है वो आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स के क्या आ रहे हैं ज़रा मुझे बताएं। मैं भी ज़रा डायरेक्टली यहाँ पे लिखूँगा, मैं कोई सॉल्व नहीं कर रहा ये चीज़। क्वेश्चन कौन सा है बाय द वे, ये वाला है। तो ये आपके पास आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स हैं भाई, इसके मैं यहाँ पे डायरेक्टली पेस्ट कर रहा हूँ। ये क्योंकि टॉपिक चीज़ें, ये सारी चीज़ें हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी। ये कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल बनेगा, इसके आइगन वेक्टर आपके आइगन वैल्यूज ये आ रही है 8, 6 और 3, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास ये आइगन वेक्टर्स आ गए, ठीक है भाई। मैं देख लूँ यही क्वेश्चन है ना, कहीं डिफरेंट की नहीं करता हूँ। हाँ यही है, ये आपके पास आइगन वेक्टर्स इसके आ गए। अब हमें यहाँ पे जो है वो क्या करना है, चेक करना है कि V1, V2, V3 आपस में क्या है, ये ऑर्थोगोनल हैं। अगर हैं और ये होंगे, क्यों होंगे ये, यहाँ पे एक इसका बड़ा सॉलिड रीज़न है कि अगर तो आपके पास आइगन वैल्यूज़ क्या हैं, डिस्टिंक्ट हैं। क्या है आइगन वैल्यूज़, डिस्टिंक्ट, मतलब अलग अलग हैं। तो जो इनकी आपके पास आइगन जो है वो स्पेस होती है ना, आइगन स्पेस, ठीक है, बेसिस ऑफ आइगन स्पेस आपके पास जो होंगी, जो कि यहाँ पे आइगन वेक्टर्स हैं, वो आपके पास हमेशा आपके पास जो है वो ऑर्थोगोनल होंगे। ये आपके पास इस तरह से, कैसे ज़रा चेक कर लें इनका प्रोडक्ट, या पता नहीं मैं गलत बोल रहा हूँ शायद, पता नहीं, चेक करके देख लें आप लोग। सो 1 टाइम्स, so this is -1 and रॉ कॉलम क्या कैसे मल्टीप्लाई करेंगे इसको, -1 0 आ रहा है, 1 0, मुझे तो करने दो मल्टीप्लाई। दिस इज -1, 0 कैसे आ रहा है, +1 होगा ना यार। ये मैं क्या कर रहा हूँ, हाँ ये नशे, +1 होगा, मैं नशे करता हूँ यार, मैं छोड़ने पड़ेंगे मुझे नशे। +1 -1 यार ये बड़ी गंदी आदत है, ये छोड़नी चाहिए मुझे शायद। 0, V1 और V2 का आपके पास जो है इनर प्रोडक्ट 0 हो गया। सेम आपके पास V1 और V3 का चेक कर सकते हैं, ये 0 आ रहा है नहीं आ रहा। V2 और V3 का चेक कर सकते हैं, ये 0 आ रहा है नहीं आ रहा। बताएं ज़रा जल्दी से, जल्दी बताएं, टाइम खत्म हो रहा है, दूसरी मीटिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी। 0 आ रहा है। आ रहा है, ठीक है भाई, तो ये 0 आ रहा है, देखो टाइम कितना बचा है। तीसरा वाला भी 0 आ रहा है। अच्छा, ये आपको मैं दूसरा लिंक सेंड करता हूँ, ये मीटिंग एंड होने वाली है, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ये आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास जो है वो तीनों के तीनों जो है वो अपना, मतलब ये वेक्टर आपस में जो है वो ऑर्थोगोनल है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि इसकी ऑर्थोगोनल डायगोनलाइजेशन हो सकती है अगर ऐसा है तो, क्योंकि डायरेक्टली आप बता सकते हो अगर आपके पास डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज़ हैं तो, सही ना, ऐसा होगा, ये कंफर्म है इस तरह से चीज़। तो आपको जो डायगोनलाइजेशन का फॉर्मूला था वो क्या था कि अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और ये वाले आपके पास फैक्टर्स हैं, तो इनसे आप जो है वो इन्वर्स कैसे कंप्यूट करोगे, तो P आपके पास जो होगा बेसिकली जो वेक्टर आपके पास आइगन वेक्टर्स का जो बनता था, तो P इन्वर्स जो होगा बेसिकली P ट्रांसपोज हो जाएगा, इसमें ये होता था आपके पास, ठीक है। लेकिन P आपके पास होगा क्या, P आपके पास जो वेक्टर जो उसके अंदर आएंगे ना, वो आएंगे नॉर्मलाइज्ड आइगन वेक्टर्स, अगर वो आपस में ऑर्थोगोनल हैं तो। अब ये नॉर्मलाइज तो नहीं है,
मतलब ये ऑर्थोनॉर्मल तो नहीं है, ऑर्थोगोनल तो है, लेकिन आप इनको अब ऑर्थोनॉर्मल बनाओगे मतलब इन्हीं वेक्टर्स को इनकी लेंथ से डिवाइड कर दोगे। तो लेट्स से u1 इज़ v1 नॉर्म v, ये आपके पास आ जाएगा, इसकी लेंथ से इसको डिवाइड करो, इसकी लेंथ 2 है, सो दिस इज़ -1/√2, 1/√2 0। u2 आपके पास, लेट्स सपोज इसमें आपके पास जो वेक्टर आएंगे वो आएंगे u1 u2 एंड u3, जो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। और ये आपके पास u2 की आपके पास लेंथ क्या होगी, 114√6 है ना, हाँ √6 होगी। u3 की आपके पास लेंथ क्या होगी, √3। √3। तो p आपके पास जो मैट्रिक्स बनेगा वो क्या बनेगा भाई, p बन जाएगा आपके पास सिंपल -1/√2, 1/√2 0, -1/√6, -1/√6, 2/√6, 1/√3, 1/√3, 1/√3, ये बन गया आपके पास। p इन्वर्स जो होगा बेसिकली p ट्रांसपोज के इक्वल होता है वो, तो इसका ट्रांसपोज आप कर दें भाई, ये हो जाएगा -1/√2, -1/√6, √3, 1/√2, -1/√6 एंड 1/√3, 0, 2/√6, 1/√3। क्लास चल रही है, ख़त्म हो गई, चल रही है। तो ये आपके पास p इन्वर्स आ गया, ख़त्म हो गई। ये आपके बीच में गायब हो गई थी, बोलें। हाँ, तो मैं पूछना चाह रही थी कि P इनवर्स P ट्रांसपोज के इक्वल होता है। इस केस में अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो अच्छा, सिमेट्रिक। हाँ, वो आप जो पहले डायगोनलाइजेशन हमने की थी ना, वो नॉन सिमेट्रिक मैट्रिसेस थे, तो उसकी पंचायतें हम सारी डिस्कस कर चुके हैं जो भी उसमें होती हैं। अब हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं ये ऑर्थोगोनल डायगोनलाइजेशन, जो कि सिमेट्रिक मैट्रिसेस के अंदर होती है, और इस तरह से डायरेक्टली आप कंप्यूट कर सकते हो p इनवर्स बाय टेकिंग द ट्रांसपोज ऑफ p। ठीक है। और सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या डेफिनेशन? सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है इसमें, लेट्स सपोज ये A मैट्रिक्स है, A इज़ A इक्वल्स टू A ट्रांसपोज, दिस इज़ द डेफिनेशन कि A ट्रांसपोज A के बराबर ही आ जाए। इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर आप लेके चेक करोगे तो यही मैट्रिक्स मिल जाएगा आपको। ओके, याद आ इसका गया। ट्रांसपोज आप लें तो यही आ जाएगा, ये दिस इज़ द सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है ना। तो ये आपके पास जो हमने कंप्यूट कर लिया, आपको पता है उसके बाद आपको क्या करना होता है कि A इज़ नथिंग बट P D P इन्वर्स आपने देखा था, तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हो कि P D P ट्रांसपोज। व्हाट इज़ D? D आपके पास जो है वो आइगन वैल्यूज़ आती हैं D में। अब देखें आपने आइगन वेक्टर जो लिए थे वो किसके लिए थे, 8 6 के पहले रखे थे ना। ये u1 आपके पास नॉर्मलाइज्ड आइगन वेक्टर था किसका, लैम्डा इक्वल्स टू 8 के लिए। u2 नॉर्मलाइज्ड आइगन वेक्टर था लैम्डा इक्वल्स टू 6 के लिए। u3 नॉर्मलाइज्ड आइगन वेक्टर था लैम्डा इक्वल्स टू 3 के लिए। तो इसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे डायगोनल में क्या करेंगे, वैल्यू रखेंगे। तो P आपके पास मैट्रिक्स बन गया पूरा, ये दिस इज कॉल्ड द P मैट्रिक्स। तो यही वाला आपके पास आ जाएगा। डायगोनल मैट्रिक्स आपके पास जो होगा उस पर क्या आ जाएगा आपके पास, फर्स्ट आइगन वैल्यू इज़ 8 6 एंड 3, 8 6 3 0 0 0 0 0 0। यहाँ पे आपके पास मैट्रिक्स आ जाएगा P ट्रांसपोज और P इनवर्स, दिस इज दिस मैट्रिक्स। तो आपने इस A को डायगोनलाइज कर दिया, ऑर्थोगोनली डायगोनलाइज कर दिया। अब यहाँ पे इशू ये है कि अगर आपके पास ये जो लैम्डाज है ना, जो आपके पास आइगन वैल्यूज़ हैं, ये अगर डिस्टिंक्ट ना हो, मतलब दो सिमिलर हो गई या तीनों सिमिलर हो गई, तो उस केस में भी डायगोनलाइजेबल तो होगा, लेकिन आपको फिर जो P फाइंड आउट करना होगा ना, उसमें फिर आपको ग्राम श्मिट प्रोसेस यूज़ करना होगा, वेक्टर्स को ऑर्थोगोनल बनाना होगा। इस तरह की एग्जांपल देखेंगे अब हम, कि जस्ट एक मिनट मुझे दें, मैं एग्जांपल यहाँ पे पेस्ट कर लूँ पहले। कि अब अगर आपके पास इस तरह की कोई एग्जांपल है, इसमें आइगन वैल्यूज डिस्टिंक्ट नहीं है, सेम आ रही हैं ना, तो सेम आ रही हैं, उस केस में आप क्या करेंगे, उस केस में आप क्या करेंगे ज़रा देखिएगा। अभी आपके पास है ऑर्थोगोनली डायगोनलाइज्ड मैट्रिक्स है, हुज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज दिस। तो आपके पास ये मैट्रिक्स है, ये आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, दिस इज A इक्वल्स टू A ट्रांसपोज। आइगन वैल्यूज आप अगर कंप्यूट करेंगे तो आपके पास इस तरह से आइगन वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है ना। विच इज आइगन वैल्यू आपके पास ये क्या आ रही है, माइनस लैम्डा माइनस 7 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आपके पास लैम्डा इज इक्वल्स टू 7,
और लैम्डा इक्वल्स टू 7, ऐसे ही है। सिमिलरली आप अगर ये देखें लैम्डा इक्वल्स टू 2, तो 3 आपके पास आइगन वैल्यूज़ हैं और 2 इसमें सबके पास क्या है, सेम है। तो ऑब्वियसली इसके कॉरस्पॉन्डिंग आप जब आइगन वेक्टर्स फाइंड आउट करेंगे, ओके, आइगन वेक्टर्स फाइंड आउट करेंगे तो लैम्डा इक्वल्स टू 1 के कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास कोई ना कोई आइगन वेक्टर होगा। और वो किस तरह से होगा ज़रा देखें। तो आपके पास यहाँ पे मैं आइगन वेक्टर्स ही पेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि हम ऑलरेडी चीज़ें पढ़ चुके हैं, तो मैं कंप्यूट नहीं करवा रहा ये चीज़ें। ये आपके पास इनके आइगन वेक्टर्स हैं। 7 के कॉरस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर्स आ रहे हैं, मतलब ये और ये आ रहे हैं, दैट मीन्स कि जो इसकी आइगन स्पेस होगी कुछ इस तरह की होगी, अल्फ़ा प्लस -1/2 1 0 टाइम्स बीटा। तो ये आपके पास आइगन बेसिस ऑफ आइगन स्पेस आपके पास हो गए। तो ये आपके पास आइगन वेक्टर्स के आपने यहाँ पे स्टेट कर दिए। तो ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये आइगन वेक्टर्स आपके पास आ गए 7 के। अब ये जो दोनों वेक्टर्स हैं ना, ये आपस में जो है वो ऑर्थोगोनल नहीं होंगे क्योंकि एक ही आइगन बेसिस के अंदर आपके पास ये हैं, ठीक है। अब ज़रा चेक करके देख लें, ये आपके पास जो है वो ऑर्थोगोनल नहीं होंगे, लेकिन ये इससे होंगे V3 से, ठीक है ना। अब ज़रा डॉट इनर प्रोडक्ट का कंप्यूट करें आप लोग, ये वाला कि V1 और V2 का, और V2 का V3 के साथ, और V1 का V3 के साथ। ज़रा तीनों कंप्यूट करके बताएं मुझे क्या आ रहे हैं। कोई कर रहा है कंप्यूट? ये मुझे बड़ी चिढ़ होती है करने में। सेकंड वाला तो 0 है, अच्छा, और थर्ड वाला? वो भी 0 है, ठीक है, और फर्स्ट वाला? वो करके -1/2। गुड। तो देख सकते हैं आप कि ये दोनों वेक्टर्स ऑर्थोगोनल नहीं हैं आपस में। हमें इनको ऑर्थोगोनली नॉर्मलाइज करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? बाय यूजिंग ग्राम-श्मिट प्रोसेस। अब ये वेक्टर जो V3 है, ये तो आपके पास हुआ हुआ है, इन दोनों से ऑर्थोगोनल है। इसको आप नॉर्मलाइज भी कर सकते हो, डायरेक्टली नॉर्मलाइज कर दो कि इसकी लेंथ निकालो, इसे डिवाइड कर दो, ये वेक्टर अपने साइड में रख दिया निकाल के। लेकिन जो मसला आएगा इन दोनों वेक्टर्स है। मैंने रिकॉर्डिंग ऑन की नहीं की, 1 मिनट रुको, हाँ कर दी। तो जो मसला आएगा इसके अंदर, इन दोनों के आपके पास जो है वो इनको ऑर्थोगोनल करने में। तो इसके लिए आप ग्राम-श्मिट प्रोसेस यूज़ करोगे, ठीक है ना। आपको पता है कि इन दोनों वेक्टर्स को कैसे करना है कि V1 को आप जो है वो U1 मार्क कर लो, मतलब कि एक वेक्टर फिक्स कर लो, फिर उसके बाद जो है वो इसकी प्रोजेक्शंस निकाल के आप इसको जो है वो क्या कर दो, ऑर्थोगोनल बना लो। तो कैसे नहीं बनाएंगे आपके पास कि सिंपली आप जो है वो ये ग्राम-श्मिट प्रोसेस का एल्गोरिथम यूज़ करोगे जो कि ऊपर आपने लिखा था। शुरू के 2 स्टेप्स आपके पास यूज़ होंगे सिर्फ ये वाले। तो स्टेप 1 और स्टेप 2 सिर्फ इन दोनों में काम हो जाएगा आपका। इन स्टेप्स को काटो, वहाँ पे लिखो। ये कहाँ चला गया भाई यार, बड़ा सुस्त PC है यार ये, 1 मिनट। ये 2 स्टेप्स आपको परफॉर्म करने हैं। इन दोनों वेक्टर्स के लिए ज़रा करें परफॉर्म। तो ये इस तरह से हो जाएगा कि भाई ये नोशंस को थोड़ा डिफरेंट रखिएगा। इसको लेट से मैं अगर U1 मार्क कर दूँ, इसको U2 कर देता हूँ, इसको U3 कर देता हूँ, तो V1 इज इक्वल्स टू U1 हो गया, V2 हो जाएगा आपके पास U2 माइनस इनका इनर प्रोडक्ट के पास क्या आ रहा था, U2 और इसका, इन दोनों का आ रहा था -12 डिवाइडेड बाय इसकी लेंथ आपके पास क्या बन जाएगी V1 की 2 √2, तो उसका स्क्वायर लेंगे तो 2 आ हाँ जाएगा। गुड 2, और ये आपके पास जो V1 है वो है 101। तो ये वेक्टर आपके पास फाइनली किसके बराबर बन रहा है ज़रा मुझे बताएं। ये बन रहा है -12 10। दिस इज़, ये तो पॉजिटिव हो जाएगा। ये हो जाएगा +1/4। ये फर्स्ट कंपोनेंट, नहीं, ये तो कैलकुलेट कर, नहीं कल कैलकुलेट कर। गलत नहीं बताऊँ मुझे। पहला है -1/4, दूसरा है 1,
और तीसरा है 1/4। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया 1/4 -1/4 1 और 1/4। तो ये आपके पास एक वेक्टर बन गया। तो जो फर्स्ट वेक्टर था वो क्या बनेगा आपके पास, v1 इज इक्वल्स टू 1 0 1। v2 आपके पास आ गया ये वाला वेक्टर -1/4 1 एंड 1/4। और v3 आपके पास क्या है, -1 -½ एंड 1। ये बन गया वेक्टर्स। अब ज़रा इन तीनों वेक्टर्स को चेक करें आपस में ऑर्थोगोनल है या नहीं। चेक करें कि v1 v2 इनर प्रोडक्ट, v2 v3 का इनर प्रोडक्ट और v1 और v3 का इनर प्रोडक्ट, ये सब ज़ीरो होने चाहिए। यस दे आर। गुड, सो ये सारे ज़ीरो हैं आपके पास। ये ऑर्थोगोनल तो बन गए। अब इनको नॉर्मलाइज करो और पी मैट्रिक्स बना लो भाई, सिंपल से। पी मैट्रिक्स क्या होता है, उसमें आपके पास आ जाएगा v1 डिवाइडेड बाय नॉर्म ऑफ v1, v2 डिवाइडेड बाय नॉर्म ऑफ v2 एंड v3 डिवाइडेड बाय नॉर्म ऑफ v3। ठीक है ना, v3 आपके पास सिंपल ये वाला वेक्टर था, क्योंकि इसमें आपके पास ये ऑर्थोगोनल ही था इन लोगों के, तो हमें इसको तो छेड़ा भी नहीं। जो नहीं थे आपस में हमने उनको बना लिया बाय यूजिंग ग्राम श्मिट। तो p आपके पास बन जाएगा इक्वल्स टू, इसकी लेंथ हो जाएगी 2। सो ये आपके पास आ जाएगा, लिख देते हैं v1 ओवर 1/√2। 1/√2 0, 1/√2 दैट इज़ 1/√2 0 1/√2। ये बन जाएगा, इसकी लेंथ क्या बनेगी भाई ज़रा बताओ, ये क्या बनेगा वेक्टर v2 ओवर v2 नॉर्म, दैट इज़ इक्वल्स टू 1/4 1। ये बन जाएगा कुछ, इसकी लेंथ बनेगी √18 बनेगी शायद, √18 नहीं, √9/8। √9 ओवर 8। मुझे भरोसा ही नहीं है तुम्हारे ऊपर। 16 + 1 + ओवर 16 मैं खुद निकाल लेता हूँ। 16 तो 1 + 16 + 1 दैट इज़ 18 ओवर 16। इसका रूट लोगे तो 18 ओवर 16 यानी 18 ओवर 4। गलत बताने दी तुम, ये आएगी अच्छा, लेंथ इसकी। मैं जो है ना वो 18 और 16 को कैंसिल कर रही थी। इस तरह से देखो कि यहाँ पे 4 आ रहा है ना नीचे, ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा अगर आप इसको करोगे, तो ये वेक्टर बन जाएगा कुछ इस तरह से -1 ओवर, ये जब इससे डिवाइड होंगे सारे वेक्टर्स तो 4 से 4 कैंसिल, -1 ओवर √18 हो जाएगा। सेकंड वाला हो जाएगा 4 ओवर 18 √18। थर्ड वाला हो जाएगा 1 ओवर √18। तो ये वेक्टर बन गया आपके पास -1 ओवर √18, 4 ओवर √18 एंड 1 ओवर √18। और थर्ड वाला वेक्टर आपके पास क्या बनेगा, v3 इज़ दिस। इसकी लेंथ आपके पास जो भी आएगी उसको आप ज़रा निकाल के बताओ ताकि क्वेश्चन हम कंप्लीट कर लें। 1 -½ एंड 1, तो इसकी लेंथ विल बी 1 + 1/4 + 1 3/2। √3/2 या 3/2? नहीं 3/2। अच्छा ऐसे कैसे, 4 कर ले, आप कर ला। 4 8 9, हाँ ठीक है, 9/4, सो दिस इज़ 3/2। सो 3/2 से जब आप इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 2/3 -2/3 ऐसे ही होगा। और इसकी आपके पास हो जाएगा -3 है ना, हाँ ये हो जाएगा 2/3। ठीक है, ये वेक्टर बनेगा, पता नहीं यार, ये बनेगा 3 होना चाहिए, सॉरी 1/3 होगा ना, ये -1/3 है ना। जी जी। ठीक है, तो ये P बन गया। P ट्रांसपोज कौन है भाई, P इनवर्स बेसिकली P ट्रांसपोज होगा। तो इसको लिख दें आप इस तरह से 1/√2 -1/√18 -2/3 0 4 ओवर √18 1/3 और 1/√2 1 ओवर √18 एंड 2/3। दिस इज योर P ट्रांसपोज।
और उसका तो पता है कि डी क्या होगा, तो इसको आप लिख सकते हो इस तरह से कि भाई ये ऐसे है। बात समझ में आई आप लोगों की कि ऑर्थोगोनली डायगोनलाइज। लेट्स सपोज अब यहाँ पे एक मसला और भी आ सकता है आगे कि अगर आपके पास आइगन वैल्यूज़ जो है मैंने फाइंड आउट की, अगर इस प्रीवियस एग्जांपल में देख लेंगे लैम्डा 1 इज इक्वल टू 7, लैम्डा 2 इज इक्वल टू 7 एंड लैम्डा 3 इज इक्वल्स टू 2, ये आपके पास आइगन वैल्यूज़ आ गई। इनके कॉरस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर आपके पास मिले वो आपको सिर्फ एक ही ऐसा वेक्टर मिला, ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको जो मिला वो इस तरह से मिला। तो इस केस में आपको बात चीज़ पता है कि ये डिफेक्टिव जो है वो डिफेक्टिव मैट्रिक्स होगा, वो डायगोनलाइजेबल नहीं होगा, ऑर्थोगोनली डायगोनलाइजेबल भी नहीं होगा वो। सही है ना, ये बात याद रखिएगा। ज़बरदस्ती किसी मैट्रिक्स को डायगोनलाइजेबल बना के मत आ जाना। अगर वो है तो वो इसी तरह से होगा जिस तरह से मैंने करके दिखाया। किसी का कोई सवाल, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी? मैं इस चीज़ को ख़त्म कर रहा हूँ यहाँ पे। हम जो है वो मैं आपको कुछ होमवर्क के लिए और चीज़ें दे दूँगा अभी कल तक, या शायद जो है वो शाम में थोड़ा लेट। जी, किसी का कोई सवाल, कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन तो प्लीज़। डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स नहीं है इसका मतलब ये कि वो ऑर्थोगोनल भी नहीं होगा। नहीं, अगर देखिए मैट्रिक्स डिफेक्टिव मैट्रिक्स हो गया ना, डायगोनलाइजेबल भी नहीं होगा, तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ऑर्थोगोनली डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स होने का मतलब ये कि वो आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात की जाती है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑर्थोगोनली डायगोनलाइजेबल होते हैं क्योंकि उसमें आपके पास जो चीज़ है वो ये होती है कि एक चीज़ के आपके पास जो मैट्रिक्स पी बनता है ना, उसमें आपके पास जो वेक्टर्स आते हैं वो ऑर्थोगोनल वेक्टर्स होते हैं, मतलब ऑर्थोनॉर्मल भी होते हैं, और उसका ट्रांसपोज आप कंप्यूट करते हो डायरेक्ट उसके इन्वर्स के बराबर आता है। ये हमेशा इस चीज़ इस तरह से होता है। लेकिन आपके पास डायगोनलाइजेबल होने के लिए आपके पास कंडीशन फिर अलग है ना, कि उसकी अगर आइगन वैल्यूज़ डिस्टिंक्ट हैं तो आप बोलते हो कि हाँ भाई 100% श्योरिटी है कि वो आपके पास डायगोनलाइजेबल होगा। दूसरा, फिर आपके पास अगर वो उसकी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी और अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी जो है वो सेम बन रही हैं तो फिर वो होगा डायगोनलाइजेबल। इस तरह की कंडीशन आपके पास कुछ थी जो कि होती हैं। जो आप क्वेश्चन कर रही हैं वो दोनों फिर वो कुछ सेंस नहीं है उस चीज़ का कि आपस में कनेक्टिविटी उनमें कुछ नहीं है। नहीं, जैसे आपने कहा ना, अभी आपने लास्ट में एग्जांपल दी थी जिसमें आपने कहा था कि दो वैल्यूज लैम्डा की सेम आ रही हैं लेकिन वो डायगोनलाइजेबल नहीं है क्योंकि एक फ्री वेरिएबल आ रहा है। अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी इज नॉट इक्वल टू अलजेब्राइक ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी, सो तो उस वो केस ऑर्थोगोनल भी नहीं है। नहीं, तो वो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। ऑर्थोगोनली क्या मतलब डायगोनलाइजेबल ही नहीं है ना वो, तो फिर ऑर्थोगोनल डायगोनलाइजेशन तो फिर आगे का स्टेप है कि अगर उसमें आपके पास आइगन वेक्टर्स, क्योंकि फिर इन्वर्स कंप्यूट करना आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है। ये अगर आइगन वेक्टर्स आपको जो अगर मिल गए इस तरह के जो कि ऑर्थोगोनल है, ठीक है, तो वो इस तरह से हो जाते हैं। अदरवाइज़ तो इन्वर्स आपको कंप्यूट करने का खुद एक आपके पास काफ़ी बड़ा टास्क होता है कि आप इन्वर्स बैठ के कंप्यूट कर रहे होते हो, ठीक है ना। तो वो तो डायगोनलाइजेबल ही नहीं है, उसको छोड़ ही दोगे आप, बोलोगे भाई डिफेक्टिव मैट्रिक्स है, इसको तो कुछ हो ही नहीं सकता। जैसे कि आईबी में रहते हुए स्टूडेंट्स का कुछ नहीं हो सकता। क्या? मतलब आईबी में रहते हुए स्टूडेंट्स का कुछ नहीं हो सकता बेचारों का। जी, किसी का कोई और क्वेश्चन? बस कोई क्वेरी नहीं है किसी की? अगर नहीं है तो फिर हम इस सेशन को जो है वो ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह फिर जो है वो नेक्स्ट टाइम मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। खुदा हाफिज़।